नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर गाय और ओम का नाम सियासी पिटारे से बाहर निकला है और अब बात आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से। मथुरा में दुधारू पशुओं के टीकाकरण अभियान के दौरान उन्होंने यह बात कही कि कुछ लोगों के ओम का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों का जब कान में गाय का नाम पड़ता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाने की बाल खड़े हो जाते हैं। फिर क्या था, एक करके तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पे मोदी आ गए और कहा कि रिलेवेंट क्या था इस वक्त यह सब बातें लाने का। गाय की पूजा सब करते हैं, हिंदू धर्म के पूज्य प्राणी हैं और ओम की बात करी जाती है। ओम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी और आरएसएस अस्तित्व में नहीं थे उससे भी पहले ओम का उदय हो चुका था। आज ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, यहां अजान भी सुनाई देती है, ओम भी सुनाई देता है, गिरजाघर के घंटे भी सुनाई देते हैं और गुरुद्वारे के जो वहां के संगत कीर्तन है वो भी सुनाई देते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं मोदी, ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर के आड़े हाथों लिए है। मुद्दा हमारा यही है और इसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे साथ भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आप देखिए आज का मजमून लौटता है फिर पैनल के पास। गाय और हिंदुत्व पर सियासत अभी थमी नहीं है। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम और गाय के बहाने आज विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि ओम शब्द सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के कान में गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको करंट लग जाता है। उनको लगता है कि देश 16वीं और 17वीं सदी में चला गया है। ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद कर रखा है। कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने इस दौरान मथुरा पहुंचकर दुधारू पशुओं को गंभीर बीमारियों से मुक्त कराने के लिए तैयार की गई 13,500 करोड़ की टीकाकरण योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने यहां कार्यक्रम की शुरुआत गौ सेवा से की। कचरा प्रबंधन से जुड़ी महिलाओं के साथ खुद कचरा छांटकर पीएम ने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की सांकेतिक अपील की। साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम भी लॉन्च की। उन्होंने अमेरिका पर हुए 9/11 हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। आज आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है। आतंक की जड़ें हमारे पड़ोस में पनप रही है। हम इसका मजबूती से सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गाय और ओम को लेकर कई बार प्रतिपक्ष के निशाने पर आरएसएस रहा है। उन्होंने कहा कि वे राम नाम को हाइप देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए विपक्षी भाजपा पर निशाना साधा था। मैंने कहा जय श्री राम, सब खुश हो गए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे प्रदेशवासी हो। जबरदस्ती बोलना पड़ेगा आपको, वो गलत है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत है। मन से कोई बोले अच्छी बात है, पर जय श्री राम को लेके भी अगर हम लोग इस प्रकार माहौल बनाएंगे तो ये देश कहाँ जाएगा। दूसरी ओर मोदी के बयानों पर विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। सीपीआई के डी राजा ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो पोप नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री है। इस तरह की बात कर वो कैसा संदेश देना चाहते हैं। देश में सांप्रदायिकता सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे उन्हें समझना चाहिए। वहीं पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें गाय की जगह मॉब लिंचिंग पर बात करनी चाहिए। एक इंसान की कीमत गाय से ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मौजूदा मोदी सरकार की सोच कुछ और ही है। ओवैसी ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया। हिंदुस्तान में सिर्फ ये कहना कि भाई एक ही सुनकर किसी के कान खड़े हो आते, हम प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि कान उस वक्त खड़े होने चाहिए आपके जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान उस वक्त खड़े होने चाहिए
जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और हम हमारे वजीर आजम से उम्मीद करते हैं कि वो जब संविधान में राइट टू लाइफ लिखा गया है, चाहे वो तबरेज हो या पीलू खान हो या इखलाक हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का, पीएम का एंटीना खड़े होना चाहिए कि भाई मेरे देश में ये क्या हो रहा है। धार्मिक मुद्दों पर सियासत देश की राजनीति का हिस्सा सा बन गया है। मामला जब कृष्ण की नगरी मथुरा का हो तो गाय का जिक्र स्वाभाविक है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने हिंदुत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले ओम शब्द को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है। हालांकि विपक्ष ने भी मोदी के बयानों को देश के आर्थिक हालातों से डाइवर्ट करने वाला बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। ओम और गाय पे एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है, और ये सियासी पारा ठंडा कब होगा ये देखने वाली बात है। चलिए मैं चर्चा शुरू करता हूं। भंवर सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी साहब ये कह रहे हैं कि गाय और ओम के नाम पे किसी के कान खड़े होते हैं तो किसी के बाल खड़े हो जाते हैं। इसे विपक्ष अलग अंदाज से क्यों देख रहा है? देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वो देश के सबसे बड़े पद पर आसीन है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका अपना सम्मान है। भारत में कोई एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। भारत सर्वधर्म सद्भाव के साथ चलता है, और वो बहुत बार तो मंचों पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, फिर दूसरी तरफ वो जाकर के उनका असली चेहरा दिखाते हैं कि गाय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तो हालत है कि इनके खुद के राज में, जयपुर की गौशाला में हजारों गाय इस दर्दनाक मौत मरी थी बीजेपी के राज में, जिसकी हद नहीं है। तो आज वो गाय के बारे में बात करके क्या देश को संदेश दे रहे हैं, मेरे को समझ से बाहर हो रहा है। आज जरूरत है देश के आर्थिक विकास की, लोगों के रोजगार की। आज ठीक है वो जानवरों के टीकाकरण की योजना कर रहे हैं, राजस्थान में भी सरकार करती है, यहां भी अस्पताल बने हुए हैं, कोई आज से नहीं बने हुए, बहुत पहले से बने। अच्छी बात है कि जानवर जो बोल नहीं सकता उसकी तकलीफों का भी अगर इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, करनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर दुधारू जानवर, चाहे गाय हो भैंस हो। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो वो सड़कों पर क्यों घूम रही है? आज वो आपकी माता है, वो सड़कों पर इस तरह से लावारिस तरीके से घूम रही है, लोगों के एक्सीडेंट का कारण बन रही है, लोगों को अकाल मौत मार रही है। आज कितने सांड लड़ के कितना नुकसान सड़कों पे कर रहे हैं। साथ ही वो सड़क पे एक भैंस या बकरी तो दिखा दें, एक बकरी का बच्चा सड़क पे नहीं दिखता है, लेकिन जो गौ माता जिसका वो बहुत सम्मान करते हैं, हिंदू और धर्म में जिसका बहुत बड़ा सम्मान है, तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट तो करें कि वो सड़कों पर ना घूमे। उसके लिए कुछ तो व्यवस्था करें कि उनके चारे पानी का इंतजाम कर दें। लोग दूध निकालते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? अगर वो कह रहे हो ओम के नाम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई के नहीं होते। भारत गंगा जमनी तहजीब से चलने वाला देश है। यहां पर हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहते हैं, अपने सब कामों में, शादी ब्याह में शिरकत करते हैं। ये देश को तोड़ने का बयान है इनका, देश की एकता बनाने का बयान नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास की जो झूठी बातें करते हैं, उससे इनकी पोल खुलती है हकीकत में कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं, वोटों का पोलराइजेशन। और सही बात तो ये है कि आज वो हर फील्ड में फेल हो चुके हैं। हर जो हालत है उनकी आर्थिक क्षेत्र में, जहां 65% हमारे नौजवान देश में बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, आज करोड़ों नौकरियां जा चुकी है, उनकी वजह से जा चुकी है, उनकी नीतियों की वजह से जा चुकी है। क्या उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने का केवल है और कोई लेना देना नहीं है। अगर गौ इनकी माता है तो मैं कहता हूं एक भी सड़क पे नहीं घूमनी चाहिए। इनकी माता ही अपनी माता बहुत ज्यादा मानते हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि उनके नाम से रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी माताओं को कम से कम अच्छे स्थान पर रखें और वो लोगों की मौत का कारण सड़कों पर ना बने और किसानों की बर्बादी का कारण ना बने खेतों में। आज किसान अगर किसी चीज से दुखी है तो सबसे इन्हीं से दुखी है, आवारा पशुओं से, जो उनके खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देखिए राजस्थान में बछड़ों पर बीजेपी सरकार ने पाबंदी लगाई, वो किसान की बर्बादी का कारण है। वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। वीरेंद्र जी, विपक्ष ये कहता है कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी ऐसे बीच के अंदर जुमले लेकर के आते हैं और इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बिल्कुल डाउन जा रही है, तो ये सब चीजों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, एक सियासी हाइप देने के लिए ये इस तरह की बातें बीच में करते हैं। ये विपक्ष का कहना है। जी देखिए, भटकाने का कार्य वही करता है जो कमजोर होता है। इस देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है और यहाँ की जनता ने उसे इतना प्रचंड बहुमत देके उस कुर्सी पे बिठाया जहां उसे घबराने की या किसी को भटकाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो शब्द उन्होंने कहे उसका परिप्रेक्ष्य आप समझेंगे तो आजादी के बाद से लेकर अब तक
इस देश को कांग्रेस ने जो चीजें दी है वह मैं उन्हें एक एक करके गिनाना चाहता हूं। उन्होंने हमें शिक्षा के रूप में मेघालय की शिक्षा पद्धति दी, जिसने हमारा संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उन्होंने हमें प्रकृति के रूप में विलायती बबूल दिया, जिसने हमारी प्रकृति और वातावरण को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उन्होंने हमें पशुपालन के रूप में जर्सी गायें दी, जिन्होंने हमारी देसी गाय की नस्ल को समाप्त करने का कार्य किया, उसे आवारा घूमने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके साथ उन्होंने कृषि में हमें ऐसे विदेशी बीज दिए जिसके कारण किसानों की दयनीय हालत हो गई। रही बात ओम शब्द की, तो आप देखेंगे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ओम शब्द से लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस देश में गीता का जब भी नाम ले लिया जाता है कि गीता पढ़ाना अनिवार्य होगा, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता, क्या गीता का पाठ हमारे यहां नहीं हो सकता? क्या गीता पढ़ाई नहीं जा सकती? वंदे मातरम की जब भी बात होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ की बात होती है तो सबसे पहले आवाजें निकलना शुरू हो जाती है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। मैं समझता हूं कि अगर गीता, जिसका महत्व पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है, अगर उसका पाठ हमारे यहाँ पे संभव नहीं है तो फिर इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने कि लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं ओम के नाम से? उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गाय के परिप्रेक्ष्य में जिस आधार पे कहा वह भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज गाय की जो हालत है उसी कारण आज किसान की और हमारी हालत इस प्रकार से दयनीय है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया। जो अभी ये महाशय बोल रहे थे कि हमने गाय के लिए क्या किया, हमने गाय की सुरक्षा, उसके विकास और उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कर दी। अब इस प्रकार से गाय भटकेगी नहीं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके साथ ही पहली बार देश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, देश में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आप देखिए, गरीब से गरीब देश ने भी, रवांडा जैसे देश की स्थिति यह है कि वहां पे पशुओं के लिए टीकाकरण के कार्यक्रम है। आखिर अब जाके हमारे यहां पे टीकाकरण के कार्यक्रम क्यों प्रारंभ हुए? किसान परिवार से संबंधित लोग ही जानते हैं कि जब उनके मुंह पका जैसे रोग होते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उस स्थिति से बचाने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम लेके आए हैं कि आने वाले समय में किसान समृद्ध भी होगा, उसकी आय भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने कहा कि गीता को जब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो तूफान मचता है। गीता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गीता हो चाहे रामायण हो, ये भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के बड़े ग्रंथ हैं। इसी तरह से कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सबको मालूम है कि किस धर्म के कौन कौन से हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक धर्म को इंगित करके अगर ये कहा जाए कि केवल यही पढ़ना है तो उससे स्थितियां मुझे लगता है कि डाइवर्ट होती हैं। देखिए, भारतीय जनता, सुने सर एक बात, हमने भी बचपन से पढ़ा, आपने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा होगा कि रामायण में क्या मोटी मोटी चीजें, लेसन्स भी होते थे। पहली क्लास से पढ़ रहे हैं कि सीता कौन थी, कैसे राम जी की पत्नी बनी, महाभारत में क्या हुआ, बाइबल क्या है, कुरान किस धर्म की है, आज भी पढ़ाए जाते हैं सारे। उसमें ये ऑब्जेक्शन किस लेवल पे आए कि गीता को आप पाठ्यक्रम से हटाइए, कि गीता को आप शामिल नहीं कर सकते, या फिर केवल ये कहा जाए कि नहीं, केवल पाठ्यक्रम में संस्कृति को बचाने के लिए गीता को ही रखा जाएगा? जी देखिए, मध्य प्रदेश की घटना आपको भी मालूम होगी कि वहां पे किस प्रकार से विरोध हुआ था। इसके साथ एक छोटा सा और विषय मैं लेना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे नगर निगम में तो राष्ट्रगान का भी विरोध दर्ज हो चुका है। स्थितियां कहां तक विपरीत जा रही हैं, आप खुद कल्पना कीजिए कि इस देश में राष्ट्रगान का भी विरोध होता है, इस देश में भारत मां की जय का भी विरोध होता है, इस देश, और हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप कुरान की आयतों को मत पढ़ाइए या उनको अध्ययन सामग्री में शामिल नहीं कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। क्यों विपक्षी दल गीता का ही विरोध करते हैं? हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि विरोध केवल गीता का ही क्यों, विरोध केवल भारत माता की जय का ही क्यों, विरोध केवल राष्ट्रगान का ही क्यों? विषय सिर्फ इतना है। यह समझने की आवश्यकता है। क्यों समझने की आवश्यकता है? क्योंकि जब पूरा विश्व गीता के महत्व को स्वीकार कर चुका है तो क्या हमारे बच्चे मध्य प्रदेश का जो आप संदर्भ बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो संदर्भ बता रहे हैं वो किस संदर्भ में बता रहे हैं? मध्य प्रदेश में सभी राज्यों के अंदर बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सबके, रामायण, सबके बारे में मालूम है लोगों को कि किस धर्म का क्या। आज भी सेकंड क्लास के बच्चे उनको
रिलेवेंट वो क्रॉस करना होता है कि बताइए इसके साथ किसका रिलेवेंट कौन सा है कि हिंदू बाइबल, नो, हिंदू गीता, यस। तो आज भी ये सारी चीजें, लेकिन अगर आज एनसीईआरटी ये कहे कि ये जो पाठ्यक्रम है सबको हटा करके रामायण पढ़ाया जाएगा या गीता पढ़ाया जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि उस पर 10 तरह की प्रतिक्रिया आनी है, लाजमी है, कहीं कोई बात नहीं है। ये कहा जाए कि सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल, किसको ऑब्जेक्शन होगा इसमें? ऑब्जेक्शन इसी बात का हुआ था कि गीता के ऊपर ही ऑब्जेक्शन हुआ। आप ये देखिए, चर्च से संबंधित जितनी भी स्कूलें हैं वहां पे ईसा मसीह के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कभी विरोध किया कि उन्हें वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? हम सभी का आदर करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी कहते हैं कि गीता इस देश की संस्कृति है, गीता इस देश का प्रमुख आधार है। हमारे बच्चों को उनकी अच्छी परवरिश के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए अगर गीता पढ़ाई जाना जरूरी है तो उसे पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं कि ये पहली बार नहीं है, हालांकि मध्य प्रदेश का जो इश्यू है उस वक्त सूर्य नमस्कार के बाद में ये आया था और इसका ऑब्जेक्शन पर्टिकुलर गीता की कुछ चीजों को उसमें शामिल करने की बात आई थी। उस वक्त जब कहा गया था कि ऑलरेडी जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसमें तो सभी धर्मों की अच्छी सामग्री, अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो शामिल करिए, और अकेली एक ही धर्म को कहना फिर उससे स्थितियां बिगड़ेंगी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं कि आज ये चीजें होनी चाहिए, कल ये होना चाहिए, इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ करके रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग आज इतिहास के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त उनके पुरखे भी जो 2 पीढ़ी तक तो मुझे लगता नहीं है कि पैदा हुए होंगे। जो जिस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, ये प्रयोग क्यों किए जाते हैं? जिस व्यक्ति को मालूम नहीं हो कि रास्ता किस जगह का कहां से जा रहा है, अगर वो प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि हम इतिहास हो चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हम अंधकार में लेकर के जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को भला नहीं होगा इससे। आज एक गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कल दूसरी गवर्नमेंट आते ही बदल देती है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के, हालांकि आज एजुकेशन का इश्यू नहीं है हमारा, ओम और गाय पे हम चर्चा करेंगे। मैं वापस एक बार भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब ने एक बात और कही है कि जब मैं गाय की या ओम की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को यह लगता है कि 16वीं और 17वीं सदी के मोदी हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं कि वो 16वीं 17वीं सदी की बातें, आज जो वो भारत को, जो वैज्ञानिक युग है, आज आप देखिए दुनिया कहां जा रही है, दुनिया किस जगह पर पहुंच रही है। दुनिया में जो विकास है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुनिया का विकास नहीं हुआ है। आज हमारे चारों तरफ जो चीजें, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो विज्ञान की देन है, आध्यात्म की देन नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। आज हम ये जो डिबेट कर रहे हैं और जो लाइव जा रही है, ये किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है, कोई आध्यात्म की देन नहीं है। आध्यात्म अपनी जगह महत्व रखता है, करें लोग, वो उनका व्यक्तिगत धर्म, एक व्यक्तिगत मामला। मैं किसी को पूछता हूं, मैं कृष्ण को पूजूं, मैं राम को पूजूं, मैं अल्लाह को पूजूं, मैं ईसा मसीह को पूजूं, किसी को पूजूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। राजनीति से धर्म का नाता जोड़ना, ये पोलराइजेशन करना है, देश की एकता को तोड़ना है। आज देश का प्रधानमंत्री देश के संविधान का अपमान कर रहा है, ये बातें बोल करके। मैं एक बात जानना चाहता हूं, प्रतिपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, इससे देश को तोड़ने के प्रयास किया जाए। मुझे ये बताइए कि इससे बेनिफिट क्या होगा मोदी को? उनको देश को तोड़ने की कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं ना देश में, तो वोटों का पोलराइजेशन केवल ये करके, धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, इन सब के करके अपने वोट बैंक को इकट्ठा करना, जिससे हम जीत जाए। क्योंकि बाकी तो अल्पसंख्यक है, क्योंकि मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, ईसाई इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते, पंजाबी इतनी बड़ी में नहीं है, जैनी इतनी बड़ी में नहीं है, जैन धर्म वाले इतने बड़े में नहीं है। तो आज वो उस एक बड़ी संख्या को, क्योंकि ये जब गोलवर्कर जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, तो उसने एक ही बात कही थी कि तुम्हारे देश में कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? तो वहां गोलवर्कर ने बताया कि हिंदू। तो बोला हिंदू के पक्ष में केवल आपको बातें करनी है। तो ये जब से लेके आज तक केवल एक ही बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, बाकी धर्म की आलोचना करना। तो भारत ने जब इस सेकुलर राष्ट्र बना है, जब अपने संविधान में, डिस्टर्ब नहीं कराए प्लीज, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करा, कोई बात नहीं, नहीं होगा, मैं फिर मेरा दिमाग अपसेट होता है इस बात से। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। आप मेरी बात को अगर गलत लगती है, मेरा ये कहना है कि जो आज
देश में इस तरह का वातावरण ये बना रहे ना, तो ये ध्यान को डाइवर्ट ही तो कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो एक तरफ बोल रहे हैं $5 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, आने वाले 10 साल में भी बना देंगे, जो मेरा दावा है, आप और हम यही रहेंगे। यही मोदी जी अगर रह गए 5 साल और ना, तो देश को ले जाएंगे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पे। जो हालत हो रही है, 3% की ग्रोथ आ गई है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है आपको पता है। हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े शोरूम है, मेड इन बांग्लादेश की ड्रेसें बेच रहे हैं आज की तारीख में, बांग्लादेश से कपड़ा बन गया, हमारा कपड़ा उद्योग ठप हो गया, भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग पूरी तरह बर्बाद है आज राजस्थान के अंदर। देश का अहमदाबाद वगैरह तो बर्बाद हो ही रहा है, हमारे राजस्थान का भी बर्बाद है। अभी ये कानून लाए, आप जो हम चर्चा कर रहे थे ना कानून के ऊपर, जो रोड के सेफ्टी के नाम पर, कल उसकी खुद की सरकार ने नकार दिया उसको, अहमदाबाद में उन्होंने संशोधन कर दिया उसके अंदर बहुत सारे। वो मोदी जी से सहमत नहीं है कि आप इतना जुर्माना लगा रहे हो 1,24,000 राजस्थान के कर्मचारी को। तो ये देश के लिए कर क्या रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं देश में। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बल्कि पनिशमेंट ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी दुश्मन को दे रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, जब पहले यही इनके लोग ये कहते थे हेलमेट का जुर्माना 100 रुपए बहुत ज्यादा है, ये बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, ये कर रहे हैं, और आज ये आकर के हेलमेट का जुर्माना। एक बात कहना चाहता हूं भंवर सिंह जी, एक बात, मुद्दा नहीं है ये, लेकिन किसी व्यक्ति की जान से भारी जुर्माना नहीं है। आज भी मैं स्थिति बताता हूं, मैं इवनिंग में जब मेरे घर जाता हूं, 50 लोग रोड साइड में 3-3 लोग बैठ के आ रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है उनके पास में। क्यों चालान नहीं करना चाहिए उनके? तो मुझे लगता है कि जब्त कर लेना चाहिए व्हीकल को, तीनों लोगों के साथ उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आपकी बात में दूसरे लोगों की जान से मुसीबत बन रहे हैं लोग। मैं ठीक है, आपकी गलती आपकी बात को कहता हूं, वो लोग गलत हैं, लेकिन भारत में परिवहन व्यवस्था है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है परिवहन की यहाँ पर। हाँ, जब आप परिवहन के साधन नहीं दोगे तो गरीब आदमी क्या करता है 10 रुपए बचाने के लिए? मैं आपको बताऊं, सुबह ठेकेदार आते हैं, आप सही बोल रहे हैं, मजदूरों को लेके 5-5, आप तो 3 बोल रहे हैं, मैंने 5-5 लोग मोटरसाइकिल पे देखे। क्यों? ऑटो वाला मांगता है 250 रुपए, वो 5 आदमी को मोटरसाइकिल पे बैठा के और मजदूरी करने के लिए पहुंचा देता है सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे, मैंने देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे। क्यों? परिवहन व्यवस्था नहीं है हमारे देश के अंदर। आज यहाँ पर इतनी गाड़ियां क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ परिवहन व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री लोकल बस में जाता है, भाई साहब लोकल बस के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री तो लवाजमा लेके चलता है, 50 गाड़ी का पूरी रोड को बंद करके चलता है। क्यों नहीं बदलता देश का प्रधानमंत्री? इनको भी तो बदलना चाहिए ना, 20-20 साल, इसलिए देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पहली बार देखिए, प्रधानमंत्री की रूट लाइन या उनको जो एसपीजी मिली हुई है, सिक्योरिटी, ये पहली बार ऐसा नहीं है। मैं वर्षों से जो देख रहा हूं, जब से मुझे होश आ रहा है कि आज फला प्रधानमंत्री आए हैं, रास्ता बंद है, वो रोड शो कर रहे हैं, तो चेहरा दिख सकता, आपकी किस्मत है। अदरवाइज पहले से व्यवस्था चलती आ रही है। जैसे जैसे देश के सामने इंदिरा गांधी को देखा, नहीं सर, मैं ये जो सर, मैं एक बात सुनिए, सिक्योरिटी कोलैप्सेस जब से हुए, जब से उसके बाद में ये एक इश्यू नहीं है। क्योंकि देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद में और राजीव गांधी की सिक्योरिटी और टाइट की गई, जब प्रतिपक्ष में वो थे उनकी हत्या कर दी गई। तो ये इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, उसके बाद में ये देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या किसी पार्टी का नेता हो, मुझे लगता है कि देखिए, आप रास्ता रोके नहीं रोके, जनता को परेशान करें नहीं करें, ये एक अलग इश्यू है, लेकिन सिक्योरिटी कोलैप्सेस को विशेष हमें ध्यान रखना होगा। आप ये बताइए कि के अंदर बड़े सीनियर 13 नेता, आपको ध्यान होगा, मारे गए। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। सिक्योरिटी रखना कि मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े लवाज में लेके हमारे यहाँ चलते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है ना। कल गवर्नर आए राजस्थान में नए, वो अकेले गाड़ी में बैठ के चले गए गणेश जी के मंदिर में। कौन ने किया? आराम से गाड़ी में गए, रेड लाइट पर रुके, सादगी रूप से आ गए। तो जब आप देश के जनप्रतिनिधि हैं तो आपको वैसा ही व्यवहार है। सिक्योरिटी रखने में कोई तकलीफ नहीं है। यहां तो तामझाम है, यहां तो मैंने बहुत देखे, मंत्री के साथ भी 20 गाड़ी चलती है। यहां तो मैंने एमएलए को भी देखा है, मैं एमपी में एक बार गया, एक शादी में था, एक एमएलए आया, उसके साथ 20 गाड़ी, और पर्सनल कार्ड अलग, उसके सरकारी कार्ड 2-3 मिलते वहां, वो अलग। तो लवाजमा लेके क्यों? यहाँ वीआईपी कल्चर है हमारे देश में, वो वीआईपी बनते हैं, वे दिखाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। सभी राजनीतिक दलों को देखना होगा, बिल्कुल देखना ही चाहिए। किसी एक पार्टी से सुधार, हमारा मुख्यमंत्री आता है, वो भी तो मुख्यमंत्री है ना, कोई नहीं इतना लवाजमा लेकर चलता है, एक गाड़ी में बैठ के जाता है कोई दे, और वहां रिक्शे में घूमता है। त्रिपुरा में देखो, केरल में घूमो, गाड़ी में घूमता रहता है आराम से, क्या दिक्कत है? कौन मार रहा है? चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं वीरेंद्र जी, लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा में दिए हुए वक्तव्य की, जिसमें ओम और गाय को लेकर के उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ओम का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों को जब कान में गाय नाम सुनता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी को लेकर के प्रतिपक्ष की आपत्ति है कि ये पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देश को एकजुट रहने देना चाहिए और डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। वीरेंद्र शर्मा जी के पास में मैं आऊंगा। जी वीरेंद्र जी, अभी आपने सुना कि ये पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और वोट एक जगह रह सकें, हिंदू मतदाता ना भटके, दूसरे जो सब्जेक्ट्स उन पर ध्यान ना जाए, इस वजह से मोदी साहब ये नए प्रयोग करते रहते हैं। देखिए, यह चिंता वामपंथियों को ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से सिमटते जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी गए और दूसरे क्षेत्रों से भी गए तो भारत से बिल्कुल गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे नीतियों के साथ है, हमारे विकास के साथ है। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये अध्यात्म और संस्कृति के बारे में बोल रहे थे। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अध्यात्म और संस्कृति इस देश की प्रमुख शक्ति है, जिसके आधार पर ही हम पुनः विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसी आधार पर भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा भी, और वो मोदी जी के राज में ही बनेगा। दूसरा विषय इन्होंने कहा धर्म और राजनीति। मैं इनसे कहना चाहूंगा, इस देश में धर्म और राजनीति कभी भी अलग नहीं हो सकती। तीसरा विषय इन्होंने उद्योगों के बर्बाद होने की बात कही, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा उद्योग अगर कहीं बर्बाद हुए हैं तो इन्हीं के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे बर्बाद हुए थे। और उद्योग धंधे पूरे देश में बर्बाद होने का अगर कोई कारण रहा है तो वो लाल झंडा रहा है, वामपंथियों की नीतियां रही है। इसी कारण आज देश में उद्योगों की इस प्रकार की दयनीय स्थिति हुई है। ये जिस चीजों पे असर है, आज देश जिस प्रकार से प्रगतिशील बनते हुए जिस प्रकार विकास के नए मायने स्थापित कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जिस प्रकार से विकास के नए मायने स्थापित हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। 11वें स्थान से 5वें स्थान पे इकोनॉमिक्स को लेकर आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के रहे। आपने क्या किया था? आपके साथ में जो विपक्षी दल वर्तमान में, उन्होंने क्या किया था? वो आम आदमी को बैंक तक भी नहीं पहुंचा पाए थे। हमारे चाय बेचने वाले ने एक जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ दिया। आप देखिए, जितनी भी हमारी योजनाएं हुई वो गरीब के कल्याण के लिए रही है, लोक हित के लिए है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी तरह नहीं देश के टुकड़े करने के लिए, देश को पीछे ले जाने के लिए कभी नहीं रही। इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरे देश में है और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है। आपकी गलत नीतियों के कारण ही आज आपकी दुर्दशा हो रही है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर ओम और गाय के नाम पर सियासी पारा चढ़ा है। ओम का तो अलग मुझे पहले कभी नहीं लगा कि कभी इस तरह की कोई बात आई होगी, लेकिन गाय और राम का कई बार जिक्र आया है। प्रधानमंत्री ने मथुरा में कहा है, जब दुधारू पशुओं के रोग विहीन करने के लिए जब टीकाकरण अभियान का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के कान में जब ओम नाम सुनाई देता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों के कान में जब गाय का नाम जाता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आज वो उस नगरी में गए थे जहां पर की कान्हा की नगरी है, वो गायों का वर्चस्व हमेशा रहा है, क्योंकि कान्हा गायों के माध्यम से ग्वाले, हाँ, पशुपालक काफी हो। ऐसी स्थिति में आज जो मोदी जी बोल रहे थे कि हम गाय को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मना तो किसी ने किया नहीं। आपका 5 साल का शासन हो गया, आपने गोकुल गांवों की घोषणा की थी अपने शासनकाल में। उस गोकुल गांव का क्या स्थिति है? कितने गोकुल गांव बने, क्या बने? योजना आप प्लास्टिक मुक्त करना चाहते, क्योंकि गाय का सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक के खाने से है। वो उनकी व्यक्तिगत रूप से हम अच्छी क्वालिटी की गाय नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए संकट का विषय है। आज किसी भी देखिएगा, अपने यहाँ जब किसी की मौत हो जाती है और जब हम क्रियाक्रम करते हैं तो गाय देने का परंपरा है, दान देने। लेकिन आजकल पंडित गाय लेने से पैसे साहब कि इस गाय को पालूंगा कैसे, रखूंगा कहाँ पे? ये एक बड़ा संकट का विषय सामने खड़ा हुआ है। तो आज मोदी जी बोल रहे थे कि जब कोई गाय और ओम का शब्द लेता है तो 16वीं सदी की बात में चला जाता है। देश को हम उस पिछली सदियों में ले जाना चाहते हैं, 21वीं सदी की बात नहीं करते। वो फिर ये भी कह रहे थे कि जब मैं युगांडा गया था, रवांडा अफ्रीका के देश में, मैं 250 गायों को भेंट करके आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके गांव में गया था, उनकी सरकार का जिस तरह की प्रणाली उन्होंने अपना रखी है, वो प्रत्येक घर को एक गाय देते हैं सरकार की तरफ से, और उस गाय को पालते हैं, और साथ साथ जब उसकी बछड़ी पहले पैदा होती है तो वो सरकार की होती है। सरकार फिर उनको फिर
तो उससे क्या है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था से, उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर गाय से जोड़ोगे, निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए, मना ही नहीं किसी, कोई भी इस देश का नागरिक गाय का दूध पीना पसंद करता है, गाय का घी खाना पसंद करता है, गाय को सहलाना पसंद करता है। गाय किसी से अछूती नहीं है, इसलिए हम गौ माता के रूप में प्रतिपक्ष करते हैं, हम सारी बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव की तैयारी का जो मुद्दा ज्यादा लगता है, उन्होंने आज जाके, तो ओम और गाय का सहारा रहेगा इसमें, तो क्योंकि यूपी हमेशा राम मंदिर और गाय, अब राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट के माध्यम से मेरे को लगता है हो जाएगा, जिस तरह से हमारे राज्यपाल सुनवाई रेगुलर चल रही है। जैसे हमारे कल्याण सिंह जी यहाँ थे तो कुछ बोलते नहीं थे, अब आज भी वो बोले हैं, रोज बोल रहे हैं, क्योंकि सीबीआई उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अब ये सारी चीजें हैं कि देश में न्यायालय का फैसला होगा, सर्वमान्य होगा। अब जो भी होगा फिर इसके बाद न्यायालय के फैसलों को बदलने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है, अपने परिवर्तन करने के लिए, अपनी चीजों को दिखाने के लिए। लेकिन आज मुद्दा यह है कि आप भारत को प्लास्टिक मुक्त करो, अच्छी बात है, किस प्रकार से कर सकते हैं ये सरकार का बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपील करूंगा। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी उसमें साथी हैं कि जिस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और वो कचरा कभी समाप्त नहीं होता। आप देखिए हर नदी, समुद्र का किनारा देखेगा कि टनों का कचरा पड़ा है, और उसको कहीं की मैं देख रहा था नहीं बन रही, उस जगह पे जो पौंड या समुद्र कुछ था, वहां मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक था वहां पे। तो प्लास्टिक मछलियों के लिए खतरनाक, जानवरों के लिए खतरनाक, वातावरण के लिए दूषित करने के लिए खतरनाक। तो इस चीज का अंत कैसे हो, तो आज उन्होंने इसका भी वहां पर संकल्प लिया है कि अब आने वाले समय में हम प्लास्टिक मुक्त कैसे बने। अब देखिएगा कि वो कह रहे थे कि हम कामधेनु आयोग का हमने गठन किया है, और गठन करने के बाद हमारे दूध में 7% की वृद्धि हुई है, इसके अलावा आय में 13% की वृद्धि हुई है। तो एक ये क्रांतिकारी कदम तो है, लेकिन उसकी क्रियान्विति सही ढंग से हो, राजनीति नहीं हो, सब लोग उसको अपनाएं। चलिए, और मैं तो इतना सा जानना चाहता हूं आपसे कि आज का वक्त वहां पे था, बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री विधायिका के प्रमुख हैं और वो संचालन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और जो बनाते हैं अपनी पॉलिसी हो। लेकिन ओम और राम, इकोनॉमी में इजाफा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मैं तो कहता हूं कि ये कहना बड़ी अतिशयोक्ति सी लगेगी लोगों को कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। आज साहब गाय से ज्यादा लोग बकरी रखना पसंद करने लग गए कि बकरी का पेट भरना सहज है, उसको रखना बहुत सहज है, आपकी छत पे रख सकते हो, आपके बेडरूम में लोग रख लेते हैं। खैर वो एक मवेशी है वो भी। तो इकोनॉमी में आज फसल आपके पास में हो नहीं रही है, तो आज किसान की दो चीजें होती थी, खेती और उसके पशु, ये मूल उसके आधार हुआ करते थे। वो अगर जब उसको लगता था, वो एटीएम था, फसल में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर उसके घर में मवेशी हैं, एटीएम तो आ जाए आपका कि कार्ड डाल के पैसा निकालना, उसका तो वही होता, बैल बेचना हो, भैंस बेचना हो, बकरी बेचनी हो, गाय बेचनी हो। घर में अगर कोई हारी बीमारी, मैरिज फंक्शन, बच्चे की फीस देनी है, कि गाय है 10,000 में बिक सकती है, भैंस है 20,000 में बिक सकती है, किसी को भी कहते हैं, और वहीं पे पैसे मिल जाते थे उसको। ये उसका एटीएम कल्चर रहा है, उसमें इजाफा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आज के संदर्भ में मोदी साहब ने जो दो शब्द कहे, रोंगटे खड़े करना और कान खड़े करना ओम और गाय के नाम पर, वो कितना रिलेवेंट था? देखिएगा, क्योंकि अब शासन इनका है वहां पर, और उस शासन को अब ये कायम रखना चाहेंगे, और कायम रखने के लिए इससे बड़ा मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की इकोनॉमी में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कृषि और गाय और धार्मिकता का बहुत बड़ा महत्व है। अब उसमें आप जो कह रहे हैं कि एक तरफा वोट कैसे मिले, एक तरफा वो कैसे सरकार से जाए, ये निश्चित रूप से पहले भी करा है, और मोदी जी की वो प्रवृत्ति है जिस तरह की, जहां भी जाकर के उस तरह के कल्चर में ढलना और वहां के ब्रजवासियों को राधे राधे कहना और सारी बातों को वो कोशिश करते हैं कि वहां के लोकल स्तर पे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो आज उन्होंने किया है। उन्होंने देखिएगा कि बहुत सारी चीज कह गए कि अभिमन्यु तो 8 चक्र में उलझा हुआ था। आज देश में वो कह रहे हैं कि उन लोगों की स्थिति, जो पावर सेंटर थे, दलाल थे, उनके ऊपर संकट का विषय आ गया है। तो आप दलालों को खत्म कीजिए, कोई मना नहीं है। जो गलत काम करने वाले को उनको जेल भेजिए। कोई देशवासी नहीं चाहेगा कि दलाल, गलत लोग हमारी इकोनॉमी में
रहे और हमारे देश को बर्बाद करे। कोई नहीं चाहेगा, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सामने आएगी ना चीजें। उसको सामने लाने के बाद आप द्वेष भावना की बजाय देश में अच्छी राजनीति, अच्छा शासन देने की कोशिश करेंगे तो आपको सब अपनाएंगे, मना नहीं करेगा कोई भी। लेकिन मेरा फिर कहने का मतलब यह है कि आप योजनाओं की कितनी योजनाएं, पहले भी देखिएगा कितनी योजनाएं बनाई थी मोदी जी ने, धरातल पे नहीं उतर पाई। धरातल पे कैसे उतरे, ये सबसे बड़ा चुनौती इस देश के सामने है और राजनीतिक दल जो कि बड़ा शासन कर रहा है उसके सामने खड़ी हुई है। और मैं कह रहा हूं कि पावर सेंटर समाप्त किए करें, कोई बात नहीं, आप अपने पावर सेंटर को कैसे समाप्त करेंगे, कैसे आम लोगों को आप तक जोड़ पाएंगे, ये बड़ा संकट। क्योंकि अभी आर्थिक मंदी का दौर जो आ गया है देश के अंदर, जो अभी मैं सुन रहा था, आज की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। खुद वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम उस बहुत बड़ी चुनौती है, उसको किस प्रकार से सहन करते हुए किस प्रकार से उसमें हम खोजें, उसको हम ये नहीं कि देश के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण हम देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट होंगे, सारी चीजें होगी। हम इस आर्थिक मंदी को कैसे सहन करें और किस प्रकार से 1.76 लाख करोड़ रुपया हमने आरबीआई से लिया है कि हम किस प्रकार से मंदी को समाप्त करें। लेकिन ये संकट दूर करने की स्थिति नहीं है कि आरबीआई से आप पैसा ले लो और संकट दूर नहीं कर सकते। वो उस समय वो पैसा बचा के इसलिए किया जाता है कि हमें कोई भी स्थिति पैदा हो जाए, उस वक्त वो सरकार पैसा लेती तो ठीक होता। हम आज की स्थिति में कह रहे हैं ना कि हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम कहां बन रहे हैं, हम पीछे लौट गए। 5% हमारी जीडीपी हो जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। इस संकट को कैसे उभरे, और क्योंकि अब चुनावी, मैं आऊंगा, अब वापस लौटूंगा, मैं वीरेंद्र जी के पास एक बार फिर वापस जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी ने कहा कि ये केवल एक सियासी मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए, ओम और गाय का मतलब, क्योंकि इसका कोई विरोध कर नहीं रहा कि ओम मत बोलिए कि गाय मत बोलिए कि गाय को आप प्रोत्साहित मत करिए। मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ ये 2022 के संदर्भ में? ये देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और पुनः स्पष्ट कर रहा हूं, यह देश तभी आगे बढ़ सकता है जब अपने अध्यात्म और संस्कृति को साथ में लेके आगे बढ़ेगा। हमें हमारी परंपराओं के साथ वापस आना होगा, चाहे वो गाय को लेकर हो, चाहे ओम शब्द या फिर गीता को लेकर हो। हम सब इनका समावेश करके ही आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से जब देश में इन सभी चीजों का समावेश ही होगा, तब चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और दूसरा वर्ग हो, सब एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। जी वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। भंवर सिंह जी ने एक सवाल खड़ा किया था और आप और मेरे को सबको अच्छे से मालूम भी है, हिंगोनिया की गौशाला हो चाहे और गौशालाएं हो, मुझे एक बता दीजिए, आपका बोर्ड था, मेयर आपका था, गवर्नमेंट आपकी थी, कितनी गाय मरी, किसी पे गाज गिरी? किसी की तो लापरवाही रही होगी उसमें। इतना पैसा जा रहा था, उसके बावजूद शेड्स नहीं बनाए गए, चारा उनको नहीं दिया गया, दलदल में फंसे रहे, जेसीबी से उठा उठा के गायों को ट्रैक्टर में पटका जा रहा था, तो इस पे किसी पे गाज गिरी? क्योंकि यह सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि गाय का जब इश्यू आ रहा है तो हमें पीछे भी जाना चाहिए कि हाँ, उस वक्त हमने ये सब बर्दाश्त के बाहर था और हमने ये कार्रवाई की। गिरी किसी पे गाज? जी देखिए, वो भयावह संकट था और मैं मानता हूं कि उस समय के शासन में जो इस प्रकार का कार्य हुआ था वो गलत था, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो सभी ने देखी और वहां जो व्यवस्थाएं हुई वो अक्षय फाउंडेशन के साथ, उसके बाद जो वहां व्यवस्थाएं हुई वो स्वर्णिम व्यवस्थाएं थी। चलिए भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। वो हाईकोर्ट के कहने से हुई, वो तो आपने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ किया नहीं, हाईकोर्ट का डंडा नहीं होगा, अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, पश्चिम राजस्थान की अभी एक गौशाला का 4-5 दिन पहले वीडियो आया था, पानी में गाय मर रही थी, पानी भरा हुआ है बरसात का, गाय मर रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। सैकड़ों एकड़ जमीन गौशाला के नाम पर एक पैसे वाले ने कब्जा करी सरकार से, वो पूरी की पूरी जमीन को कैप्चर कर लिया। गाय धंधा बन गई है लोगों का, जमीनों को कब्जा करने का उनके नाम से। अगर प्रधानमंत्री गाय के बहुत बड़े भक्त हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्लोटर हाउस बंद कर दें, गौ माता जो कट रही है। और भारत बीफ में एक्सपोर्ट में नंबर 1 कैसे बन रखा भाई? अगर आप गाय की रक्षा कर रहे हैं तो कैसे कट रही है गाय उनके अंदर जाकर के? और कौन है सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर? आप उनको जाके पता भी कर लो। ज्यादा मुस्लिम नहीं है, उनके नाम रख रखे अल जजीरा, मालिक जैन, उनके नाम रख रखे
एक्सपोर्टर। एक बात जानना चाहूंगा सर, एक बात जानना चाहूंगा, ये मैं अक्सर सुनता हूँ, मालिक हिंदू। मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, हिंदुस्तान मांस का बड़ा व्यापारी है, हिंदुस्तान मांस का बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन ये कहां से आंकड़े हैं कि बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हिंदुस्तान के व्यापारी हैं? ये कहां से आए? ये आप पूरे देश में देख लो ना, आप नेट पे सर्च करो अल जजीरा का मालिक कौन है, वो अल जजीरा एक्सपोर्टर है, बीफ का नंबर 1 का इंडिया का, आपको मिल जाएगा, मैं नाम दे दूंगा। आप अगली डिबेट मुझे बुलाएंगे, मैं एक एक कंपनी का मालिक का नाम बताऊंगा, और उस कंपनी का नाम मुस्लिम, कंपनी का नाम मुस्लिम है कहां पर? गायों के कटने, ये साउथ में लगे हुए हैं सारे के सारे, जहां पर गायों के गाय की कटिंग होती है, एक्सपोर्ट नंबर 1 है बीफ में, वहां छूट दे रखी है ना। तो आपने भारत में अगर देश में गाय बचाना चाह रहे हो तो आप स्लोटर हाउस को क्यों नहीं बंद करते, गो हत्या को पाबंद क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री वाजपेयी के जमाने में आसाम में पाबंदी की, वहां खुलेआम करती है, वहां तो गाय खुल के, जहां इनका राज है वहां खुलेआम मिलता है गाय का मीट, और गाय खुली हुई कटती है। रिजू जी कहते हैं हम खाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों ये एक तरफ जो भक्ति दिखा रहे ना, इनके खुद के मुख्यमंत्री गोवा में कहते हैं गाय का शानदार मीट उपलब्ध कराएंगे, हमारी सरकार बनाओ। दूसरी तरफ कर हम गाय को पूजेंगे, इधर आके उत्तर में तो बोलते हैं और दक्षिण में जाके कहते हैं बढ़िया मीट। तो इनकी ये दोगली चाल है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। हर जगह जहां इनको वोट मिले उस आधार पर बात करते हैं, यहां पर गाय की पूजा ज्यादा है, वहां कहते नहीं गाय की पूजा करेंगे। साउथ में क्या कहते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय हो गए, जो हमारे रक्षा मंत्री थे, उनका बयान था खुलेआम कि आप हमें जो है अच्छी जो है जिताइए, हम अच्छे गाय का मांस आपके घर। केरल में इनकी भाजपा सरकार का ये वादा था कि आप को हमको जिता दो। सरकार कहां है केरल में? नहीं, भाजपा सरकार बना दो, भाजपा का वादा था, सरकार का नहीं, भाजपा का वादा बोल रहा हूं मैं, भाजपा का वादा था कि हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हें शानदार बीफ का मीट उपलब्ध कराएंगे। तो कांग्रेस वालों ने काटी थी गाय, फिर वो बाद में काटी, इन्होंने हल्ले में चाह रहे थे, ये खुद खा रहे। इनका मंत्री बोलता है कि अगर गाय इनका आसाम की यूनिट टूट गई थी इनकी इसी बात को लेके कि आप गाय की पाबंदी की बात जो करो बंद करो, ये नाटक, यहाँ हम गाय खाते हैं खाएंगे हम, तो आप नहीं कर सकते। इनकी एक बहुत बड़ी यूनिट छोड़ के गई। गाय नहीं खाते हो, गाय आप गलत करो, जो दूध देना बंद कर देते हैं तो नाकारा हो जाती है। आप बैल को मान लीजिए, बैल को मान लीजिए, राजस्थान में तो बैल के एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी कर दी है। अपने यहाँ तो उसकी दुविधापूर्ण स्थिति है कि हम उस गाय का किसान उसको अब किसान के पास काम नहीं आता है। अब आप देखो ऊँट के उपयोग है, आप बताइए उसका नहीं, मैं आपको टाइम भी लगता था। शाम जी भाई साहब, ऊँट जो है ना वो विदेशों में जाता था, उसके एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगा दी इन्होंने। ऊँट तो कोई धार्मिक पशु नहीं है ना, लेकिन वो तो 50,000 का ऊँट आज 10,000 में कोई नहीं खरीदता। व्यापारी वगैरह समाज बढ़ गए, कम हो गया। नहीं मैं आपको बताऊं, लेकिन जो व्यापारी लोग थे बेचते थे, जो 50,000 का ऊँट बिकता था वो आज 10,000 5,000 का बिक रहा है। तो मरेगा तो किसान ही ना। ऐसे ही जो हमारे नागौर की बैलों की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में फेमस थी, जाती थी बाहर, आज बंद हो गया उसका जाना, तो किसान मर रहा है उससे। तो आर्थिक रूप से जो अभी ये कह रहे थे कि किसान को फायदा मिलता है, तो आपने तो उसको मारने का काम कर दिया, पाबंद कर। चलिए ये माना जा सकता है कि तो ये दोनों चरित्र गाय पे कुछ विशेष करना चाह रहे हैं, बाकायदा गाय को कोट किया उन्होंने। अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि देश का बचाव आध्यात्म से जरूरी है, आध्यात्म को आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें गाय और ओम भी हैं। नहीं, ये देखो भारत के अंदर गाय कोई आदिकाल से चली आ रही है, एक वो पशु है, उसकी पूजा इसलिए की गई। एक समय ऐसा आ गया था कि जब गायों की बहुत बड़ी कमी हो गई तो धर्म से हमारे यहाँ हर चीज जुड़ी हुई है। यहाँ धर्म के साथ में धर्मगुरु कह देते थे ना, वो चीज है कि देख झूठ बोलेगा तो पाप है, भगवान तेरे को बहुत बड़ी सजा देगा, धर्म के साथ जोड़ देते। बच्चे को भी हम शुरू से क्या पढ़ाते हैं, झूठ बोलेगा तो तेरे को भगवान पाप लगेगा, तेरे को सजा होगी, तू झूठी सौगंध खा जाएगा तो भगवान तेरा नाश कर देंगे। ये जो अध्यात्म जोड़ा हुआ है ना, ये तो पागल बनाने का अध्यात्म है। आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं देश के अंदर, ये तो देखें कैसा अध्यात्म होना चाहिए। आज ये संस्कृति की बातें करने वालों के सांसद और मंत्री 1-1 साल तक बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये करेक्टर है इन अध्यात्म वालों का, ये भी समझ लो आप थोड़ा सा। इनके विधायक कैसे हत्या कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, वो भुगतेंगे अगर उनके तो। अरे तो ये अध्यात्म के गुरु है ना, ये तो ये तो 1-1 साल तक बच्चियों को अपने कैप्चर करके बलात्कार करें और हत्या की धमकी दें। आपके ईसाई में सर्विस नहीं कर रहे, नहीं ईसाई मेरे कोई नहीं, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, उठाएंगे। अरे मैं धर्म पे नहीं, धर्म पे बहुत बड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं। ईसाई आपके लोग कैसा करना चाह रहे हैं, ईसाई करें तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए ना, क्या कार्य नहीं हो होने तो होगी सजा प्रकार ऐसे पर्टिकुलर। ये जो आध्यात्म में सब आते हैं, आध्यात्म में सब है, आध्यात्म ने हिंदू नहीं बोला, नाम लिया, मैंने हिंदू नहीं बोला, आपने सांसद का नाम लिया, तो सांसद का तो लेटेस्ट है ना भाई साहब। आपको दिक्कत क्या है, आपको दिक्कत किसी और पार्टी का सांसद को नहीं पकड़ा गया, आप पर्टिकुलर पार्टी का सांसद नहीं पकड़ा गया, आपसे पार्टी का नहीं पकड़ा गया, वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति है।
आप साधारण है, वो देश का प्रभाव के लिए देश का मंत्री नहीं बना वो, और ईसाई में देश का मंत्री नहीं बना आपके लिए ऐसा। अरे वो मिशनरी कर रहे हैं तो उनकी भी सजा है ना, वो नागरिक के रूप में सजा है। आप स्वीकार कीजिए कि उन्होंने वो भी करते हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं। अध्यात्म से जोड़ रखा है और अध्यात्म ये अध्यात्म है कैसे नैतिक हिंदू बोला क्या, नैतिक रूप से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म क्या बोला, इसे पागल ये अध्यात्म कौन है, सारे हैं। आप सब धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना जाती है। आपने कहा मैंने बोला ना भूपेंद्र जी, इन्होंने कहा हमारे बच्चों को इस प्रकार से गलत शिक्षा दी जाती है। अरे धर्म के साथ जोड़ के चलाए ना आपने, ये सत्ताचार नैतिक धर्म विष्णु का अवतार। सुने जो पड़ोसी राज्य हमारा है वहां पर क्या बोलते थे, ये जो राजा है ना वो विष्णु का अवतार है, और उसी के भाई ने सबको गोली से मार दिया। विष्णु के नैतिकता बात करके चरित्र सामने क्या है वो तो देखो। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कारण आप सभी व्यक्तियों को एक ही कैटेगरी में मंत्री कैसे बन जाते हैं ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में आके? पार्टी में नहीं बने, कोई बने आज तक, कोई नहीं, पूरी छटाई होती है ऐसे पूरे। अरे आज तक बच्चे चिट्ठे, आज तक आपने एक भी व्यक्ति को पकड़ा क्या आपकी सरकार ने? बंगाल आपकी सीबीआई ईडी इसी कारण आज आपने हम लोग 45 साल शासन चलाया, कोई जीता ही नहीं। पूरी जनता ने आपको 45 साल के कारण आपको नकार दिया गया। अभी 6 जीते हुए हैं, 6 जीते चले। राजस्थान में 2 है, क्या हो गए? तो ये तो होता है, ये तो अभी लोगों को पार्लियामेंट में है ना 6, पार्लियामेंट में 6 है, राज्यसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो ये जो अध्यात्म है ना, ये व्यक्तिगत मामला, आप कोई भी धर्म है लोगों को धर्म को देखिए, धर्म का क्या काम है? धर्म का काम है लोगों का विकास करे, लोगों का विकास किया है। आज देश जिस प्रगति पे है वो उसका बड़ा कारण एक धर्म भी है। शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है, शिक्षा की हमारी धार्मिक मान्यताएं भी है, हमारे संस्कार भी है, सब कुछ है उसमें। संस्कार से भी तो आपके संस्कार अगर एक क्या है ना, उसके पीछे हमारा संस्कार। मैं क्यों बोल रहा हूँ संस्कारी पार्टी का ये नहीं चलने वाला एक व्यक्ति के कारण पूरे धर्म को कैटेगरी में खड़ा। आप उसकी आलोचना करिए, ये नीति गलत है, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे के कारण? आपकी सरकार नहीं, आपकी SIT उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही आज तक? जी FIR दर्ज होने के बावजूद इस देश अगर आप सच्चे हो तो इस देश आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। इतने बड़ा अगर कोई विरोधी होता तो आप उठा लेते से कभी देश के कानून से, देश के कानून से बड़ा नहीं तो आप दिखाओ, जा कीजिए, आप दिखाओ। ऐसे लोग जेल में जा चुके हैं, आप दिखाओ ना, वो भी जाना चाहिए। जिन्होंने गलती की है वो जेल में जाएगा, पकड़ो ना उसको, गिरफ्तार किया है वो जेल में जाएगा। ये बातें करो ना, जेल मुखड़ा दिखाने करके कानून से बड़ा कौन नहीं होता, कानून नहीं करते करके नहीं दिखाते, दिखाइए कानून से बड़ा नहीं होता। मेरा बोलने का मकसद भी यही है। चलिए मैं श्याम जी एक छोटा सा सवाल बोला है, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको लगता है? सुने सही है। आपने जो कहा कि पूरा धर्म गलत है, धर्म क्या गलत? आपने बोल दिया एक व्यक्ति का बोला कि हमेशा धर्म को जोड़ के रखा गया है, जोड़ के आपने कहा हमारे बच्चों को शिक्षा दी। मैं बोल रहा हूँ नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार बोलते, धर्म के स्वतंत्रता के आधार पर लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? आप कहाँ ले जाना चाहते हो? विज्ञान के युग में कहाँ ले जाना चाहते हो? आप कहाँ ले जाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो? क्या पढ़ाना चाहते हो? बताइए, आप क्या पढ़ाना चाहते हो देश को? कि हम हमारी धार्मिक क्या पढ़ाना चाहते हो? देश की संस्कृति, इतिहास, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? संस्कृति को छोड़ वैज्ञानिक युग में हमारा बच्चा कैसे कंप्लीट करेगा? IAS बनने के लिए नहीं छोड़ सकते। अरे हमारे धर्म पे गर्व है, आपके पीछे थोड़ी धर्म चल रहा है, चलिए बरसों से चला है, को छोड़ेंगे भी नहीं। तो सबका चल रहा तो धर्म हम नहीं मानते क्या? नहीं तो आप सब मानते, आप हमारे धर्म के ऊपर अंगुली भी नहीं। आपका क्या धर्म है? मेरा भी है धर्म तो अपनी जगह। आप धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ो। कौन है आपका? मैं भी कोई मुसलमान नहीं हूँ, आप समझिए ना। मुसलमानों का भी अपना धर्म है, मुसलमान का भी अपना धर्म है, सिखों का भी अपना धर्म है, सबका धर्म है। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने कारण बताया, एक बात और कही जा रही है विपक्ष की ओर से, आपने सुना, चाहे ओवैसी हो, चाहे डी राजा हो या फिर हरीश रावत हो, सभी ने यह बात कही है कि देश की इकोनॉमी जिस तरह से गड़बड़ाई हुई है, सिक्योरिटी सिस्टम जिस तरह से धराशायी हो रखा है, बॉर्डर सिक्योर नहीं है,
तमाम चीजों से ध्यान करने के लिए हमेशा पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देश के सामने जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कमजोरी और जो देश संकट की ओर गुजर रहा है, निश्चित रूप से इस पर हमको सबको एकता के सूत्र में बंधना होगा। हम किसी भी एक पार्टी की सरकार के बजाय हम पूरी ऑल पार्टी को बैठ करके सोचना पड़ेगा कि इस देश पे जो संकट आया है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। इसमें दो नहीं, देश सबका है, देश किसी पार्टी विशेष का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का देश है। इसमें संकट आएगा, 130 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें निश्चित रूप से क्या सरकार कदम उठा रही है, अच्छे कदम उठाए। हम तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से गाय उस फायदे का सौदा कैसे बने, एक किसान को फायदा कैसे दे गाय, उसकी अर्थव्यवस्था में कैसे इजाफा करे, उस गाय को पैदा करने की कोशिश कीजिए कि हम उन गायों को पैदा नहीं करें जो कि दूध नहीं देती हो और वो इकोनॉमी के अंदर हमारे भारी पड़ती हो। ऐसे इसलिए आज जो मैं देख रहा था मथुरा वाला दौरा प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें बाकायदा शल्य चिकित्सा उत्पन्न की दिखाई जा रही थी। उसमें जिस प्रकार का सीमन एकत्रित करके के अच्छी नस्ल की गायें कैसे पैदा हो, इस बात कर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से रिसर्च होना चाहिए। जो भी गाय मिले, किसान को मिले, वो उससे फायदा देने वाली मिले। ऐसा नहीं कि गाय ले तो ले किसान, लेकिन बेचारा उसको चारा भी खिलाए, सब कुछ खिलाए, दूध नहीं मिले। मेरा कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 16वीं सदी में निश्चित रूप से पशु एक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा मूल धुरी थी। उसको हम वापस से कैसे अपनाएं, हम बर्बादी नहीं हो बल्कि हम पुरानी व्यवस्था को कायम भी करें। और उस गाय से देखिए, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय की हर चीज काम आती है और वो बिकने के काबिल होती है। तो इसलिए गाय एक हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी बन जाए, किसानों को फायदे का सौदा देने वाली बन जाए, तो निश्चित से गाय के साथ साथ खेती भी कर लेगा और किसान जीवित भी रह जाएगा। इसलिए आज मोदी जी का ये कहना कि भाई क्या कि ओम कान में सुनते हैं या गाय का शब्द सुनते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं कुछ, तो उनका कहना यह था कि लोग इस चीज को बर्बादी की तरफ नहीं ले जाएं। इस चीज को हम अर्थव्यवस्था से जोड़ करके, जिस प्रकार से मैं अफ्रीका में 250 गायों को देके आया था, वहां की अर्थव्यवस्था बदली, मैं भी चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था गांव में किस प्रकार से बदले। 2 अक्टूबर से प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे बने, इसमें सबको सहयोग देना। इसमें कोई संदेह नहीं है और प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन जिस तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो हम सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करें। तो कुल मिलाकर के चलिए, मोदी साहब का ये दौरा निश्चित रूप से एक अच्छे कदम की ओर जा रहा था, लेकिन जब ओम और गाय का नाम जुड़ा तो उसे कई अंदाज से देखा जा रहा है कि 2022 या आने वाले दिनों में जिन 4 राज्यों में चुनाव होगा, वहां इस मुद्दे की गूंज हो सकती है। प्रतिपक्ष अगर कुछ बोलता है, रिएक्ट करता है, तो बीजेपी इसको और बड़े तरीके से लपक सकती है। खैर चलिए, पॉलिटिक्स है, किस तरह से कहां क्या होती है, लेकिन इतना जरूर है कि गाय हो, चाहे भैंस हो या बकरी हो या दूसरे पशु हो, वास्तव में किसान के लिए एक एटीएम पहले साबित रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं। उसके लिए अगर आज इंद्रदेव कहीं मेहरबान नहीं होता है तो लेकिन मवेशियों का इतना हो कि वो चारा उनके लिए हो सके, पीने का पानी हो सके और किसान की उम्मीदें उससे बरकरार रह सके। आई थिंक उस पर जरूर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।